बर्डिंग स्टॉक्स में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जो नाम या फिर सेक्टर हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है टेक्सटाइल स्टॉक्स। आज टेक्सटाइल शेयरों में हमने देखा 6% तक की गिरावट देखने को मिली। पर शुक्रवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था यूएस की, उस समय कोई ऐसी घबराहट नहीं दिखी थी, लेकिन आज जो घबराहट है ना उसकी एक वजह है और वाजिब भी है। आप देखिए, सरकार ने जो रोडटेप स्कीम है जिसके तहत इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं टेक्सटाइल कंपनियों को, उन बेनिफिट्स को 50% से कट कर दिया है। 50% कर दिया है या 50% से कट कर दिया है, जैसे भी आप समझना चाहें। गोकुलदास एक्सपोर्ट देख लीजिए, वेल्समन लिविंग देख लीजिए, इंडो काउंट को आप देख लीजिए। इन स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और जहाँ तक ये रोड टैप स्कीम की बात है ना, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये जो रोड टैप स्कीम है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए इस स्कीम को लाया गया था। स्पेशली जो भी कंपनियां टेक्सटाइल स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या फिर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनके लिए इस मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के दौरान जो टैक्स रिफंड्स होते हैं या फिर जो भी ड्यूटीज़ हैं, लेवीज़ हैं जो ये पे करते हैं, अगर इनको किसी भी अलग चैनल से उनका रीइंबर्समेंट नहीं होता है तो फिर ये रोड टैप स्कीम इनके लिए लाई गई थी, जिसके तहत इनको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं उन बेनिफिट्स को 50% से कम कर दिया गया। अभी तक सर देखें तो सरकार का पूरा फोकस इस बात पे था कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को, चाहे वो टेक्सटाइल हो या कोई भी स्पेस की कंपनी हो जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, उसको किसी तरह से बेनिफिट दिया जाए। जैसे ये ट्रेड डील हुई या फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सरकार का ये जो फैसला है ना सर, काफ़ी हार्श माना जाना चाहिए इन कंपनियों के लिए, जो कि अभी भी अनसर्टेनिटी के घेरे में अभी भी हैं। तो उसी लिहाज से सर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी, जिस वजह से ये नीजक रिएक्शन इन स्टॉक्स पे दिख रहा है। आज करना क्या चाहिए इनमें? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट यस। हैं शायद। अभी आवाज आ रहा है संदीप जी जी? जी सर जी, प्लीज़। ओके। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे यूएस के जब वो न्यूज़ आया था टेक्सटाइल स्टॉक जिस तरीके से नीचे आया, उसके बाद फिर से नहीं, जैसे ही टैरिफ कम हुआ फिर से उछाल लगाया। अब फिर से इंडियन गवर्नमेंट का ये न्यूज़, तो कहीं ना कहीं देखेंगे ऑलरेडी जितना जो होना था ना प्राइस के साथ डिस्काउंटेड हो चुका है। जी। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का चार्ट अगर मैं अभी देखूंगा, लाइक केपीआर मिल का अगर मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ, सो केपीआर मिल 903 के आसपास चल रहा है, जीएसीएल टेक्सटाइल्स 77 के आसपास का चल रहा है। अगर मैं अभी वर्धमान टेक्सटाइल को देखूंगा 531 के रेंज पे अभी चल रहा है। सो ओवरऑल टेक्सटाइल स्टॉक्स में अभी मेरे को बाई नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट टाइम में एक उछाल था, उछाल के बाद अभी भी कूल नहीं हुआ है, नीचे एक बार आ सकता है। हायर टाइम फ्रेम में बाई चांस अगर अरेस्ट होता है ऊपर के साइड में तो फिर हम्म। आप फंस सकते हो। तो इसीलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग अभी भी मुझे लगता है कि ये रहेगा। नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर रिजल्ट देखना चाहिए, रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएंगे, सो चलेगा नहीं। तो अब कोई भी सेक्टर अगर चलेगा नहीं तो वहाँ पे अभी बाय हम नहीं करेंगे। सो इसीलिए पोजीशन जितना कम हो अपने पोर्टफोलियो में, जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक है, वेल्स पर लिविंग भी अगर देखेंगे 131 132 के रेंज पे अभी चल रहा है। सो मैं समझता हूँ कि या तो मैं नीचे खरीदूंगा या तो मोमेंटम आने पे खरीदूंगा, अभी बीच में मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसीलिए एक बार मेरे को अभी बाय नहीं करना है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, आप ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा बहुत टाइम देके एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए, यहाँ पे बाय नहीं करना है। अच्छा, कोई भी उछाल मिले तो इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए और नई खरीदारी मत कीजिए टेक्सटाइल शेयरों में। फिलहाल इनमें मोमेंटम नहीं बनेगा। जी जी जी। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं, एक अपडेट दे दूं। नामदेव बिरादर जी हमारे साथ इकॉनमी प्लान लेकर हमारे नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका नामदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं प्राइम मेंबरशिप लेकर। तो हम बर्डिंग स्टॉक्स की जब बातचीत कर रहे हैं सर, इसमें अगला नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम्स का। आज देखिए कमज़ोर बाजार में ये स्टॉक का 12.5% से ज़्यादा उछल गया था, हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो गई। खबर ये थी कि बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इनको स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग के नाम से, जो कि एक कारोबार करती हुई नज़र आएगी। और जुलाई 2025 में इन्होंने सेबी में इस चीज़ को लेकर रजिस्ट्रेशन किया था और अब बीएसई से भी इनको अप्रूवल आ गया। तो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल मार्केट्स स्पेस में देखा जाए तो अब इनके पास आई थिंक ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में या फाइनेंशियल सर्विसेज जो ऑफर करती हैं कंपनियां, उसमें हर जगह इनकी मौजूदगी हो जाएगी। तो वन मोबीक्विक सिस्टम सर खुला तो बहुत अच्छा था, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया। इसमें क्या करना चाहिए? संदीप जी, अगर हम ओवरऑल देखेंगे चार्ट में, आज सुबह सुबह ऑलमोस्ट 227 का टॉप लगाने के बाद अभी 204 चल रहा है। हम्म। क्या है ओवरऑल, अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्री एक चैलेंज
उसके अंदर ही अभी गुजर रहा है। चैलेंजिंग टाइम है इंडस्ट्री के लिए भी। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन, इतना ज़्यादा सेबी का रेगुलेशन, अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसीलिए मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। क्योंकि एक अभी भी देखा जाए तो उतना मैच्योर मार्केट है नहीं। अब लाइसेंस ही अप्रूव्ड हुआ है। अभी आप पहले धंधा कीजिए, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाइए, उसके बाद स्टॉक चलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होते हैं तो मेरे को लगता है कि मार्केट आपको ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन जिस तरीके का ओवरऑल एक पास्ट में सेलिंग प्रेशर आया है, वो सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा। आज का जो थोड़ा बहुत मूव आया था सुबह सुबह न्यूज़ की वजह से, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंस है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जोन पे, मैं बाई करना नहीं चाहूंगा। सो एक बात, जब तक ये 245 to 50 के जोन एंड अबव सस्टेन होके वेट नहीं करता है, तब तक हमें लगता नहीं कि कुछ भी यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एचएएल में क्या करें सर, एचएएल या फिर डिफेंस स्टॉक्स? अब एचएएल को लेकर खबरों का बाजार गर्म है, इसलिए ये स्टॉक आपके रडार पर ज़्यादा आ रहा है। वैसे सारा ही डिफेंस स्पेस आज थोड़ा कमज़ोर दिखेगा आपको। अब इंडियन एयरफोर्स ने जो सभी सिंगल सीट तेजस फाइटर जेट्स हैं ना, उनको ग्राउंडेड कर दिया है सर। क्यों किया है? इनके पास लगभग 30 ऐसे सिंगल सीट फाइटर जेट्स हैं तेजस के नाम से, क्योंकि एक एक्सटेंसिव टेक्निकल स्क्रूटनी होगी सर। जितने भी विमान इनके पास ये हैं या फाइटर जेट्स हैं, उनकी ये एक्सटेंसिव स्क्रूटनी करने वाले हैं टेक्निकल बेसिस पर। 23 महीने में, ऑलमोस्ट 2 महीने में आप देखेंगे ना सर, 2 साल में माफ़ कीजिए, तीसरा बड़ा हादसा है जो कि इन तेजस फाइटर जेट्स को लेकर हुआ है। एक दुखद हादसा नवंबर 2025 में हुआ था, वो जो दुबई एयर शो था उसमें एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था सर, उसमें पायलट की भी मौत हो गई थी। तो अभी एक 7 फरवरी का इंसिडेंस भी आया सर सामने, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे। लैंडिंग के दौरान क्या हुआ, इस तेजस जेट का जो एयरफ्रेम है ना, वो डैमेज हुआ है। डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गई थी, जिस वजह से जो रनवे होता है उसको ये जो विमान है वो ओवरशॉट कर गया था, यानी कि उस फिसल गया था और आगे निकल गया था, जिस वजह से ये जो दिक्कत है वो सामने आती हुई दिखी। और इसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स का फैसला सर, ये एचएएल के लिए कितनी दिक्कत की बात है सर। वैसे देखा जाए तो सर जो फाइटर जेट का एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, उसमें उस रेस से ही इस कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है। तो खराब खबरों का दौर इस कंपनी के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि आप इसको 1 महीना कर दीजिए, 1 महीने में ये स्टॉक करीब 10% के आसपास ही गिरावट दिखा चुका है। ये साल इनके लिए अच्छा नहीं रहा सर अभी तक। जिनको एंटर करना है एचएएल में सर, अगर फंडामेंटली आप थोड़ा इसमें ऐड कर पाएँ, क्या अच्छा मौका है ये? संदीप जी, देखिए, ओवरऑल डिफेंस 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 करके बहुत चल गया है। मैं समझता हूँ कि अभी नहीं टाइम है बाई करने का, अभी हमें वेट करना चाहिए। अगर हम देखेंगे स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली रीजन एंड लॉजिक बहुत सारे हो सकता है। हम्म। बाई करने का हजारों रीजन होगा, बाई ना करने का एक ही रीजन है, एक्सपेंसिव मेरे को लग रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है 4,400 500 में जिस तरीके का टॉप फॉर्मेशन हुआ है। चार्ट, प्योरली चार्ट रीडिंग अगर मैं करता हूँ, 3,300 3,400 से पहले मैं तो यहाँ पे टच भी नहीं करने वाला। बिल्कुल भी बाय करना नहीं है अभी। अगर किसी के पास लॉन्ग टाइम के व्यू से है, सो बिल्कुल आप बने रहिए। लेकिन अनटिल द कंसोलिडेशन कंप्लीट अगर नहीं होता है वो साइकिल, तब तक यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली उसमें कोई दोहराई है ही नहीं कि डिफेंस चलेगा कि नहीं फ्यूचर में। ऑब्वियसली चलने वाला है, चलेगा भी। लेकिन अभी क्या हो चुका है ना, वो जो फोमो चल रहा था वो फोमो नहीं है डिफेंस में। ये क्लियर कट चार्ट में प्राइस एक्शंस पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बाय मैं करने में कंफर्टेबल हूं, लेकिन 3,600 3,500 के जोन पे अभी नहीं। अच्छा, मतलब और नीचे मिले तो आप खरीदिए। जी, और थोड़ा अभी प्राइस यहाँ से हल्का हो जाए और थोड़ा हमें कंफर्ट मिल जाए प्राइस में, नीचे खरीदेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। एक बार सर भारतीय एयरटेल भी देखिए। मैंने जब भी आपसे वोडाफोन आइडिया पूछा, आपने भारतीय एयरटेल बोला, आपने भारतीय हेक्साकॉम बोला, और भी इंडस टावर्स भी बोला आपने। अब भारतीय एयरटेल के लिए सर खबर टेलीकॉम को लेकर नहीं है, खबर इनकी एनबीएफसी सब्सिडरी को लेकर है, जो कि बाजार को पसंद नहीं आई है। इन्होंने इनकी जो एनबीएफसी सब्सिडरी है एयरटेल मनी, उसके लिए एक प्लान की घोषणा की है। कल शाम बाजार बंद होने के बाद इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की है, यानी कि पैसा डाला जाएगा, पूंजी डाली जाएगी इस कंपनी के अंदर। और इस कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद भारतीय एयरटेल इस कंपनी में 70% और भारतीय एंटरप्राइज जो कि ग्रुप होल्डिंग कंपनी है वो 30% के आसपास हिस्सा इस कंपनी में होल्ड करेंगे। बाजार ने पसंद नहीं किया सर इस खबर को। भारतीय एयरटेल में जो आज गिरावट हुई है, 3 साढ़े 3% तक लुढ़क गया था ये शेयर। ये सर जिन्होंने मिस कर दिया है इस बस को, या फिर जो टेलीकॉम में रहना चाहते हैं,
उनके लिए अच्छा मौका है या फिर भारतीय में अभी और डाउनसाइड बाकी है? संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। हम्म। और चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ। ये नीचे आया है, आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट लगातार अगर हम देखेंगे जिस तरीके का प्राइस है, ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक हुआ है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, कंपनी का डिसीजन है, कंपनी ने लिया है, कंपनी को एनबीएफसी सेक्टर में भी काम करना है। सो हम्म। कहीं ना कहीं ऑलरेडी भारतीय एयरटेल एक प्रोमिनेंट नाम है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ के कारण थोड़ा बजाज फाइनेंस एंड जितने भी अदर्स एनबीएफसी है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम्म। भारतीय एयरटेल इसलिए आज नीचे आया है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखिए उतना बढ़िया है नहीं। हम्म। लेकिन बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टाइम में मैं समझता हूँ कि हमारा कवरेज में भी इसमें रहा है। आई थिंक हमारे फंडामेंटल टीम की तरफ से टारगेट भी इसमें 2450 2500 के आसपास ही है। सो हम्म। बिल्कुल होल्ड कीजिए और बने रहिए। मेरा इनफैक्ट सवाल यही था सर। एमएनएम फाइनेंशियल आज गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ा दिग्गज इस एनबीएफसी स्पेस में उतर रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा कुछ? मैं नहीं कह रहा हूँ डिस्ट्रप्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, लेकिन कहीं एमएनएम फाइनेंशियल इसी वजह से तो नहीं गिर रहा? वही है सर, इसीलिए हम देखेंगे अदर्स थोड़ा एनबीएफसी में थोड़ा बहुत प्रेशर है, क्योंकि 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट, और भारतीय एयरटेल प्रोमिनेंट नेम है, हम्म। सो स्टैब्लिश्ड प्लेयर है मार्केट में। तो इनके लिए 20,000 करोड़ लेके आना और टॉप लोगों को हायर करके एक एनबीएफसी कंपनी खड़ा करके उसको सक्सेसफुल बनाना, हम्म। दैट इज एकदम नॉर्मल थिंग फॉर भारतीय एयरटेल। सो आपको कमिंग डेज में भी इनके अदर्स सब्सिडियरी अगर ओपन होता है वो भी लिस्ट, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ग्रुप के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव नहीं। मैं तो यही समझ रहा हूँ। एंड चल। मेरे को लगता है कि अदर्स जितने भी कॉम्पिटिटर है उनके लिए थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम एक रिएक्शन है। अब देखिए, अब मार्केट इतना बड़ा है, कोई भी न्यू प्लेयर आता है तो उसमें शॉर्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म। हर एक कंपनी अपने हिसाब से धंधा करता है मार्केट में, और इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी है। सो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए, और क्या। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर विलियम बाला भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। विलियम मैम, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Sandeep ji. Good afternoon to Pradeep ji also and all viewers. तो मैम, हम बजिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बजिंग स्टॉक्स में ना आप बहुत सही समय जुड़ी हैं। सारी नेगेटिव बातें हो चुकी हैं, एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें दिख रही है ना, इस बाजार में भी, कमजोरी वाले बाजार में भी कुछ स्टॉक्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जिनमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मूड माहौल है, जो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। वो 5-6 नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रदीप सर, आप भी देखिएगा, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा होगा तो आप हाईलाइट कीजिएगा। वेले मैम, जरा देखिए, इस लिस्ट में आपको करूर वाइसे बैंक दिखेगा। जब मैंने लास्ट देखा था 339 तक का हाई इसने छुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंकिंग स्टॉक्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें यूनियन बैंक का नाम भी शामिल था, 202 रुपये भी इसने पार किया था आज। इस लिस्ट में जेबी केमिकल भी आपको नजर आएगा। टोरेंट फार्मा जो कि अपने नए 52 वीक हाइज बना रहा है। आज सुबह लोकेश जी से भी बात हो रही थी, 4400 का लेवल इसने आज टच किया है, और 8148 का लेवल हमने पॉलीकैब इंडिया में देखा है। ये 5-6 नाम हैं जो कि 52 वीक हाइज पर पहुंचे। इसमें एबीबी पावर यानी कि हिताची एनर्जी, आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको पसंद आ रहा है इस कमजोर बाजार में भी? Okay. तो I'll start with Torrent Pharma, जिसको अभी आप होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग नहीं कर सकते। इसकी जगह पर मैनकाइंड एंड नेटको फार्मा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको फार्मास्यूटिकल में जाना ही है तो जाना भी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी वीकनेस रहेगी तो वो डिफेंसिव की तरह काम करेंगे। तो टोरेंट फार्मा में इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो नहीं है, लेकिन आप इसको 4230 रुपए पर 4230 पर ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, ताकि आप 4500 4550 के भाव को चेज कर सके। बट फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इसमें। जेबी केमिकल जो अभी चल रहा है 2070 के आसपास की रेंज पर, यहाँ पर भी आप पोजीशन जो है पहले से होल्ड जरूर कर सकते हैं, फ्रेश बनाने की सलाह तो नहीं है। इसकी जगह पे आप कुछ और स्टॉक्स है, जैसे कि आप टाटा केमिकल्स को एक बार देख सकते हैं। केमिकल अगर हालांकि हर कंपनी में केमिकल जुड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम केमिकल को प्रोड्यूस कर रही है, सेम केमिकल के फॉर्मेशंस में है। बहुत डिफरेंस है, सबका स्पेशलाइजेशन अलग है। बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग की इमीडिएट सलाह नहीं है, ट्रेलिंग जरूर मैं बोलूंगी, क्योंकि टॉप पर जब स्टॉक आ रहा है तो आपको ट्रेलिंग करना है ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो। इसमें आपको खरीदना है, पहले ट्रेलिंग आपको 2030 पर मेंटेन करनी है। करंट प्राइस है 2070 के आसपास का। फ्रेश बाइंग लेने का विचार आपको बनाना है तो 1950 का वेट करिए, उससे पहले नहीं। और फिर उसके बाद आप कम से कम 2100 और 2200 रुपए के टारगेट को चेज कर सकते हैं। बाकी भी मैं बताऊं या फिर प्रदीप जी देखना चाहते हैं? हाँ प्रदीप जी, सर आप भी देखिए, इनमें से कोई नाम जो आपको अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज।
देखिए मैम ने ऑलरेडी एक अच्छा व्यू दे दिया है, सिमिलर सेम व्यू ही रहेगा। ओनली फॉर मुझे अगर किसी कंपनी को फ्रेश बाई करना है तो जेबी केमिकल्स एंड फार्मा ये अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी चला है, हमारा कवरेज भी स्टार्ट हुआ था 1900 के आसपास। 2070 है हमारा टारगेट है, इसमें फंडामेंटल टीम से आया है, डेक्स से, जो कि ऑलमोस्ट 2700 के जोन के आसपास है, और व्यू इसमें 12 से 15 मंथ का है। सो अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें है। और हमें लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। एंड फ्रेश बाई भी अगर हम यहाँ पे करते तो 1900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, इजीली आपको 2500 2700 भी आपको ओवर द फ्यू मंथ्स फ्यू क्वार्टर आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। इस कड़ी में ना बजिंग स्टॉक्स में एक लास्ट नाम जो है, लास्ट सेक्टर जो है वो है आईटी स्टॉक्स का। आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं इसको लेकर। टाटा एल&टी टेक हुआ, या फिर टाटा एलेक्साई हुआ, इन्फोसिस हुआ, कई सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं। अब पूरा आईटी इंडेक्स आप देखेंगे ना, आज निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% से ज़्यादा इंटरडे में ये टूटा है। इनफैक्ट पिछले 4 हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि इस इंडेक्स में गिरावट हो रही है। 3 हफ्ते में 17% का फॉल था और 4 हफ्ते में आप देखें तो 30% के आसपास की गिरावट इस इंडेक्स में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। एक तूफान आया है इस पूरे सेक्टर में, एंथ्रोपिक नाम का। जब जब वो तूफान आता है ना, ये सारे स्टॉक्स बड़बड़ा कर गिरते हैं, और आज भी कुछ वैसा ही मंजर हम देख रहे हैं। और एंट्रोपिक जो कि एक यूएस का स्टार्टअप है, इसने क्लाउड क्वाड नाम का एक टूल जो है ना, उसको लेकर एक नई घोषणा की है। और माना जा रहा है कि जो क्लाउड नाम का इनका नया टूल है ना, ये जो एक ट्रेडिशनल कोबोल सिस्टम है, COBOL सिस्टम है, उसको मॉडर्न बना सकता है ये एआई टूल, जो कि एंथ्रोपिक की ओर से लॉन्च किया गया है। ये कोबोल सिस्टम आई थिंक एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है पूरे आईटी सिस्टम सेक्टर के लिए। ट्रेडिशनली देखा जाए तो यही एक आधार है इस पूरे सेक्टर का, और इसको मॉडर्नाइज करने की जो बात है, या फिर जो बाजार में एक आशंका चल रही है, वो एक बड़ा डर पैदा कर रही है इन आईटी कंपनियों को लेकर, इनके बिजनेस मॉडल को लेकर, इनकी कमाई को लेकर और इनके मार्जिन्स को लेकर, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा सेक्टर आज गिरता हुआ दिखा है। तो ट्रेडिशनल जो आईटी सर्विसेज ये देती हैं उसमें एक डिस्रप्शन हो सकता है, जिस वजह से आप देखिए कोई भी दिग्गज उठा लीजिए, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो, छोटे नाम उठा लीजिए, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, जितने भी मिड कैप आईटी नाम हैं, उन सब में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रदीप सर, आप एक बार लार्ज कैप को देख लीजिए, फिर मैं मिड कैप आईटी की बात VLM से करता हूँ। सर देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अगर हम देखेंगे आईटी में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और मैं निफ्टी CNX निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ये 25,000 26,000 उससे पहले सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ। सो जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो TCS पे, इन्फोसिस पे, विप्रो पे, तो ओवरऑल ना अभी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल इतना लगातार एक लास्ट 2-3 हफ्ते से एक सेलिंग प्रेशर है। अभी मैं फ्रेश शॉर्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन फ्रेश बाय भी अभी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा टाइम लूंगा यहाँ पे, और थोड़ा अगर नीचे आता है देन हम थोड़ा SIP मूड पे निफ्टी 20 को या तो ओवरऑल स्टॉक को फिर से एकुमुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नीचे आना है, अभी भी यहाँ से भी 10% तो पॉसिबल हो सकता है, इजीली नीचे पॉसिबल है। आज ही एक ही दिन में इतना नीचे आया है, तो अभी तो फ्रेश कोई भी स्टॉक्स पे शॉर्ट करने का सलाह नहीं रहेगा। VLM मैम, एक बार जरा मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स को भी देख लीजिए। पेन रहेगा संदीप जी। और यू नो व्हाट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी आईटी 29,000 5-6 दिन 7-8 दिन में आए, तो इस बीच में मार्केट को थोड़ा समझ आएगा, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक थोड़ा सा शॉकअप को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए समय मिल जाएगा। बट 5% निफ्टी आईटी, कल ही बात कर रहे थे कि मतलब आ जाएगा, आना ही कल क्या, मतलब मैं बोल ही रही थी हफ्ता 10 दिन का तो समय कब लग जाना चाहिए कम से कम, एक ही दिन में आएगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। सो मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि उस नैरेटिव के साथ में, उस न्यूज के साथ में, जो मैं आपको बोल रही थी कि निफ्टी आईटी में 29,000 का वेट कर रही हूँ और वो आएगा, एंड दैट टाइम इट वाज लाइक 33,500, तो मुझे लगता है कि ये कल ही आ जाएगा। सो बट इस बीच में कुछ पॉजिटिव नैरेटिव मार्केट में बने ही है। सो सेइंग दिस, अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एवरेज आउट की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा और रुक जाइए। मैं चाहती हूँ कि 20,000 जब ये आ रहा है, अभी 30,000 के पास में, निफ्टी आईटी जब 30,000 के आसपास, अब 29,000 के आसपास जब आए, तो थोड़ा सा समय बीते उस भाव के पास में, एंड वहां से हम लोग निफ्टी आईटीज के 20 को, ETFs को खरीद सकते हैं। अब में भी ये बात निफ्टी आईटी 20 और ETF की मैंने इसलिए उठाई है कि आपको यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
रूल यहाँ पर अभी काम आएगा। और कौन सी कंपनी कितनी फास्ट एडेप्टेबिलिटी लाती है अपने अंदर, किसके पास कितने डीप पॉकेट्स, लिंक्स है, कॉन्टैक्ट्स है, वो सब चीजें, किस कंपनी कौन कितना नेगोशिएशन करके आपको सर्वाइवल अपने टर्म्स पर मनवा सकती है, ये सारी चीजें होंगी। तो इन माय ओपिनियन आप थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर है, और अगर नहीं रुक सकते हैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर अपना ध्यान लगाइए जिन या तो सेक्टर से बहुत सस्ते हों या फिर जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी नाम की चीज हो। बट टू बी स्पेसिफिक, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड, दूसरे टीटीएल जैसी कंपनीज को, इन छोटी कंपनीज को से अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना बेहतर है। डायरेक्ट पैसा यहाँ पर नहीं लगाने से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, एक होने वाली इंडस्ट्री नहीं है। दिस इज सम विच जनरेट्स डॉलर टू आवर इकोनॉमी, और इकोनॉमी को पॉजिटिव सरप्लस लाने का जो काम करती है वो यही इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस्ड है, तो आप उस बस समय की बात है, थोड़े थोड़े समय की बात है कि समय थोड़ा से समय निकल जाए। 29,000 पर हम लोग देंगे कि अगर निफ्टी आईटी में कुछ अच्छे स्टॉक्स बनते हैं, बीट हैप्पीएस्ट माइंड, बीट एलटीआईएम, देखेंगे कि उनमें कुछ बाइंग करते कि नहीं। बट एक बार इसको 29,000 निफ्टी आईटी इंडेक्स को आ जानी चाहिए। चलिए, तो आई होप जितने भी सवाल आए हैं आज आईटी को लेकर, चाहे वो मिड कैप आईटी हो या फिर लार्ज कैप आईटी हो, वो सवाल आपके एड्रेस हो गए हों। तो 29,000 के लेवल की बात हमने पहले भी की थी, उस लेवल को आने दीजिए निफ्टी आईटी इंडेक्स पर, जिसमें आज हमने 5% के आसपास की गिरावट देखी है। वहाँ पर जब आ जाए तो फिर हम बाइंग के बारे में कंसिडर करेंगे। उस समय जो भी एक्सपर्ट होंगे, या विले मैम होगी हमारे सामने, या फिर प्रदीप जी होंगे, उनसे हम पूछ लेंगे कि कौन से स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बर्निंग स्टॉक्स को यहीं पर विराम देते हैं।